यूपी पुलिस री एग्जाम जो कि आपको जून या जुलाई में देखने को मिल सकता है, कि तैयारियों को अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैं बार बार आपको बताते रहा हूं, किसी भी तैयारी की शुरुआत हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही बेस्ड होकर चलना चाहिए। मैंने जब पिछली बार यूपीपी की प्रिपरेशन कराई थी, तो उस समय भी मैंने फोकस किया था आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करने के लिए, और आपने उसका रिजल्ट देखा। 2024 का जो पेपर हुआ उसमें आपने बहुत कुछ वो चीजें पाई जो हमने आपको क्लास में पढ़ाते समय, जो हमने आपको पब्लिक कक्षाओं में मैराथन कराते समय, मॉडल पेपर हल कराते समय मैंने आपको समझाया था। आपने देखा कि सेम उसी तरह के पैटर्न्स का पेपर बना। 2024 की परीक्षा आपने दी, हालांकि दुर्भाग्यवश वह परीक्षा कैंसिल हो गई, निरस्त हो गई और परीक्षा लीक हुई। तो अब हमारे पास फिर से मौका है अपने आप को सिद्ध करने का, साबित करने का। हम अपनी तैयारियों को प्रारंभ करने के लिए अब कमिटेड हैं, रेडी हैं। आप भी अब पूरे कमिटमेंट के साथ हमसे जुड़िए, तैयारियों को करिए, कोई भी कसर ना छोड़िए जिससे कि हम सफलता को अर्जित कर ना सके। मतलब हमारी पूरी कोशिश रहे कि हम सफलता अर्जित कर लें, हम इतनी मेहनत कर ले, इतना कमिटमेंट दिखा दे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। मैं फिर से आपको यही कहूंगा कि तैयारी का पहला स्टेप ही प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ने का ही होता है, पैटर्न को जानने का ही होता है। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप जिस परीक्षा को अभी देकर आए हैं उसी परीक्षा को आप री एग्जाम में देखने को आप देने जा रहे हैं। तो आपके सामने एक पैटर्न, रटी रटाई चीजें ऑलरेडी हैं, उसको जान लेना, उसका अवलोकन कर लेना, उस पर बदलावों को समझ लेना ये बहुत ही जरूरी है। मैं यहां पर शुरुआत प्रीवियस ईयर प्रश्नों से करने चल रहा हूं, अर्थात 2024 का जो पेपर 2 दिनों में 4 शिफ्ट में हुआ उसको मैं 4 वीडियो के माध्यम से कवर कराऊंगा। लेकिन 4 वीडियो में अरिथमेटिक पार्ट कवर होगा, एक वीडियो में आपका डीआई वाले सेक्शंस को लेकर के अलग से प्रोवाइड करूंगा। तो डीआई वाले सेक्शन को अगर आप सोचे कि उसको हम मैथ से थोड़ा अलग करके ही देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप पेट की परीक्षा के लिए देते हैं तो वहां पर मैं अरिथमेटिक को अलग कैटेगरी में लेके जाता हूं, डीआई सेक्शंस को अलग करता हूं। यहां भी सेम उसी तरह से हम लोग करने चल रहे हैं। अरिथमेटिक पार्ट को हम यहां पर पहले कवर करेंगे, डीआई वाले हिस्से को अलग से हम आपको अच्छे से उसका सोल्यूशन फिर से प्रोवाइड करेंगे। अब डेली कनेक्टेड रहिए, समय को लॉक कर लीजिए। आपको प्रतिदिन रिकॉर्डेड फॉर्म में या लाइव फॉर्म में यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन को मैं आपके साथ कमिटमेंट करके स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देखेंगे यह जो पेपर है, यह जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 का है। अरिथमेटिक पार्ट है, केवल अरिथमेटिक के सभी प्रश्न है। डीआई को फिर मैं कह रहा हूं, डीआई का अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहले प्रश्न से शुरू करिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा, कंफ्यूजन अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 17.28 है, डिवाइड बाई यहां पर x है, इसके बाद फिर डिवाइड बाई 3.6 है, गुणे 0.2 है और बराबर इसको हम 2 कर सकते हैं, दिया है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम, देखिए बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हुए होंगे, आप समझ नहीं पाते कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्या करें। x को नीचे लाइए, लिखिए 17.28 डिवाइड बाई x करिए, गुणे 3.6 करिए, गुणे 0.2 करिए, बराबर आपके सामने है 2। ठीक है, बराबर कितना है 2। अब आप इसका सोल्यूशन समझिए कैसे किया जाएगा। एक तो आप ये कर सकते हैं कि अगर हम x को उधर कर दे 2 इधर चला आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस से, और उसके पहले मैं इधर एक कुछ काम कर सकता हूं। एक 2 स्थानों पर था, एक स्थान इसको पूरा फाइनल खत्म कर दिया। अब थोड़ा सा अगर हम लोग सोचे कि x क्या होगा, तो x अगर हमने क्रॉस करके इधर किया, अगर हम इस वैल्यू को सोच रहे हैं 2 इधर ही नीचे चला आएगा। 1728 डिवाइड बाई 36 है, गुणे 2 है, गुणे 2 है। तो कुल मिला के आपके सामने इतनी वैल्यू। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। 12 3 36 होता है, 12 से इसको हम लोग डिवाइड करें 144 आएगा। 3 दूना 6 दूना 12, 12 इसको डिवाइड करेगा तो 12 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो रही, 12 है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप लोग प्लीज सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका डन होता है आज के इस सेशन का, अर्थात इस मॉडल पेपर का। दूसरे क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यहां पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, अर्थात इस क्वेश्चन मार्क को फिल करना है। सिंपल से जोड़ घटाव का प्रश्न होता है, सरलीकरण पर आधारित। फिर भी मैं जानता हूं कि बहुत लोग इसको भी गलत करके आए हैं। यहां पर सिंपली जोड़ना है, घटाना है, मतलब आपको अगर इस वैल्यू को पता करना है नोन की तरह, इस वैल्यू से इन दोनों को घटाना ही है, मतलब एक सिंपल सा पैटर्न है। मैं सजेशन आपको बार बार देता हूं, ऐसे में बहुत एडवांस बनने की कोशिश मत करिएगा, बहुत स्मार्ट मत बनिएगा, सिंपल रफ पे जाइए, अच्छे सोल्यूशन कर लीजिए, गलती मत करिए। पहले इनको जोड़ने के लिए दशमलव के बाद डिजिट्स को इक्वल करिए, 3 दशमलव के स्थान पर इसमें भी 3 के साथ सेट करिए। अब जोड़ लीजिए, 0 2 2 होता है,
1 और 9 10 होता है, शून्य हासिल 1, 3 1 4 1 5 होता है, 502 हो गया। इनको जोड़िए, 8 और 2 10 शून्य हासिल 1 होता है, ठीक है। 6 और 7 13 1 14 की 4 हासिल 1 होता है, 3 और 1 4 होता है, और यहाँ पर 5 है, 5440.502 है। अब यह वैल्यू उधर जाएगी और उधर जाकर इससे सीधा सीधा घट जाएगी, घटने के बाद जो टर्म आएगा वही आंसर होगा, 5440.502 ना। दोनों एडेड थे, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घटेगा। 8 से 2 6 होता है, 1 होता है, 6 से 5 1 होता है, 8 होता है, 11 से 4 7 होता है। ऑप्शन से जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये दोनों तो वैसे भी नहीं होते क्योंकि एंड में 6 आना था, लेकिन 116 इसमें भी था, 116 इसमें भी था, बट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 आ चुका है। बाकी इसका मतलब ये भी कैंसिल ही हो गया। अब बचा अपने पास से 8 हुआ, 11 से 4 7 हुआ, 9 से 4 5 होगा, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 8 से 5 3, 3578.116। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप अच्छे से इसको देख लीजिए, क्वेश्चंस को समझ लीजिए, पैटर्न क्लियर रहे। दो संख्याएं 13 9 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 13 है। एलसीएम एचसीएफ मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया था, अच्छे से कवर कराया था। जब आपकी एग्जाम होने को था तो उस समय मैंने एक मैथ का डोज आपको एक सेशन दिया था, जहां पर बहुत कुछ क्लियर किया था मैंने, आप लोग देख लीजिएगा। दो संख्याएं ध्यान दीजिए, कभी भी अगर ए अनुपात बी के फॉर्म में है, जैसे यहाँ पर जो दिया है, मान लीजिए अगर हमने ऐसे सिंपली लिख दिया कि दो संख्याएं अगर ए रेशियो बी के फॉर्म में है, अगर उनका एचसीएफ अगर एक्स है, तो सबसे पहले जानिए संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं एक्स होंगी और बी एक्स होंगी, संख्याएं एक्स और बी एक्स होंगी, और एलसीएम क्या हो जाएगा उनका, ए बी एक्स हो जाएगा, एलसीएम ए बी एक्स हो जाएगा, ठीक है। संख्याएं उनकी ए एक्स और बी एक्स होंगी और एलसीएम उनका ए बी एक्स होगा। इसके अलावा जैसे आप देखिए जो प्रश्न दिया गया है, जैसे रेशियो दिया है 13:9, 13:9 दिया है, एचसीएफ उनका 13 दिया है, तो आप कंफर्म है कि संख्या उनमें से भी जो बड़ी छोटी जो भी निकालनी हो, जैसे आपसे बड़ा पूछा है तो बड़ा मतलब 13 जो रेशियो का पार्ट है वो बड़ा प्रेजेंट करेगा, 9 छोटा प्रेजेंट करेगा। एचसीएफ अर्थात 13 से ही इसका गुणा करेंगे तो 169 होगा, 169 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। अगर हमसे छोटा पूछा होता 13 से इसको गुणा करता तो 13 9 जब 117 होता। अगर हमसे एलसीएम पूछता तो 13 गुणे 9 गुणे 13 करता तो एलसीएम भी आपको मिल जाता। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते थे कि इसका एलसीएम क्या होगा, संख्या क्या होगी। हाँ, और मतलब जो भी आपसे पूछ ले एलसीएम एचसीएफ पे रेशियो पे आधारित कई तरह के प्रश्न बनते हैं, तो सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आगे पूछा जा सकता है, और परीक्षा के स्टैंडर्ड मान के चलिएगा, आगे आने वाली परीक्षा अपने आप में एक ठीक ठाक स्टैंडर्ड की परीक्षा होगी। मतलब इस तरह से बहुत मतलब ऑब्जर्वेशन तो जरूरी है, लेकिन आप मान के चलो कि इसके लिए थोड़ा ठीक हमें मेहनत और अच्छी मेहनत हमें करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में रुपए 2000 की वृद्धि हो जाए तो अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहम का वर्तमान वेतन क्या है, पूछा गया है। इस कंडीशन पर 3-4 कैटेगरी के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आय व्यय का क्वेश्चन है, आय व्यय में इसमें वृद्धि की बात की है, खर्च का भी कॉन्सेप्ट दे सकता है, आयु का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। और इसमें भी जैसे अगर यहाँ पर दिया है कि रोहन और सोहन का वेतन, 2 पर्सन है रोहन और सोहन, जिनका वेतन 2:3 में दिया है, और प्रत्येक के वेतन में वृद्धि हो रही है 2000 की। अब यह जो 2000 की समान वृद्धि आप देख रहे हैं, ये हो सकता है कि किसी प्रश्न में अलग अलग वृद्धि हो, किसी के 2000 बढ़े तो किसी का 4000 बढ़े। फिलहाल इसमें 2000 की 2 वृद्धि हो रही है, अलग अलग सेम ही वृद्धि हो रही दोनों के कंडीशन में। 2000 बढ़ने पर उनका रेशियो 40:57 हो जाता है। आपसे सोहन का वेतन पूछा है, सोहम का वेतन पूछा है कितना है वर्तमान में। ट्रेडिशनल भी बहुत सारे लोग किए होंगे ट्रिक से ना करके, और ट्रेडिशनल भी अगर आप एग्जाम में जैसे ऐसे मिला करें तो सोच सकते हैं कि रोहन का वेतन मान लो 2x है, सोहम का 3x है, इसमें भी 2000 जोड़े, इसमें भी 2000 जोड़े, इनका जो रेशियो बनेगा वह रेशियो आपका कितना बन जाएगा, 40:57 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x का मान आ जाए, x को 3 से गुणा कर दे तो पता चल जाएगा सोहम का वेतन कितना था। मतलब ऐसे लोग कर सकते हैं, बट ये टाइम टेकन प्रोसेस है। किसी किसी में नंबर छोटे होते तो चलो पॉसिबल है भी, इसमें जो 57 से गुणा करना, 40 से गुणा करना तो टफ टास्क है। आप लोग कोशिश करिएगा जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इससे आप लोग अप्लाई करिए। ऐसी हर कंडीशन में जब रेशियो में मतलब यहाँ पर वैल्यू में सेम इंक्रीज हो, समान वृद्धि हो, समान कमी हो, समान परिवर्तन हो, तो आप चेक करो क्या रेशियो का डिफरेंस भी सेम है कि नहीं है। यहाँ पर 2 से 40 है, 3 से 57 है, समान इंक्रीज समान डिक्रीज नहीं है। तो आपको सबसे पहले इस रेशियो के डिफरेंस को सेम करना होगा। तरीका देखिए कैसे कर सकते हैं
इनका डिफरेंस ले लीजिए 17 का है, 17 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, 17 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 17 दूना 34 हुआ, 17 तरीक 51 हुआ, करेक्ट। अब आप चेक करिए, देखिए कितना बढ़ा है, खुद ही कंफर्म हो जाएगा अभी। 34 से 40 मतलब 6 बढ़ा है, और 51 से 57 6 बढ़ा है। आपको दिख रहा है बराबर इंक्रीज हुआ कि नहीं, मतलब दोनों में 6 का इंक्रीज हुआ। 6 का मान यहाँ किसके बराबर है बताइए, 2000 के। इस तुलना को इसके साथ करिए, 6 का मान अगर 2000 है, हमको फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, हमें फाइंड करनी है सोहम का वर्तमान वेतन, जो कि अनुपातिक रूप में अभी 51 है, 51 है। तो फिर 51 का मान निकालिए, देखिए कैसे निकलेगा, 2 तिया 6 होता है, 2 1000 हो जाएगा, करेक्ट है। 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 17 तरीक 51, 17 को 1000 से गुणा करिए, 17,000 रुपए यहाँ पर सोहम का वेतन होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, देखिए डी ऑप्शन में दिया है। तो डी ऑप्शन 17,000 इज द राइट सोल्यूशन। इस चौथे प्रश्न का करेक्ट हल आपके सामने है, जो आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। सही बातें है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए अच्छा सा एक क्वेश्चन ये भी था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रश्न होता है, आप ऐसे क्वेश्चन को भी देखिए। एक स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 20% बच्चे जो है 10 साल की से कम उम्र के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की संख्या 10 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या, देखो हम इसको ऐसी संख्या लेकर चल सकते हैं कि आप जैसे संख्या को n सोचकर चलो या 100% सोचकर चलो, दोनों कंडीशंस पे हो सकती है, क्योंकि परसेंट की बात यहाँ पर दिया है। तो आप चाहो तो यहाँ पर बोल लो कि यह संख्या 100% है, 100% मान ले टोटल संख्या। अगर जो 100% माना जा सकता है, भिन्न में 1 माना जा सकता है, वेरिएबल लेके चलो n या x माना जा सकता है, सबके हिसाब से प्रश्न हल हो जाएगा। 3 कैटेगरी में छात्रों की कुल संख्या को बांटा गया है। बिलो 10 मतलब 10 से कम, 10 से कम आयु, 10 से कम आयु। दूसरा 10 के बराबर या 10 से अधिक ले लीजिए, हाँ, या देखो ऐसे थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे तो थोड़ा समझ में आता है। 10 से कम, कम का मतलब ऐसे होता है लेस देन 10, ग्रेटर देन 10। अब देखो ये सॉरी ये लेस देन 10 लिखा ना, तो लेस देन 10 का मतलब ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, देखिए ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में थोड़ा अच्छा लगेगा आपको देखने में। और ग्रेटर देन 10 देखो ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वल टू 10 ऐसे, मतलब ये लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं तो कंफ्यूज है आप। कम है, ये ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, और ये 10 के बराबर है। बराबर वाला तो एकदम समझ में आ रहा होगा ना। अब प्रश्न को पढ़िए, देखिए कैसे लिखा है। प्रश्न में देखिए क्या डिमांड किया है और क्या वर्डिंग है। 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 100 का 20%, तो 100 का ये जो संख्या है ये 20% है, तो 100 का 20% क्या होता है, 20 ही होता है। इसका मतलब 20 बच्चे क्या है, 20 बच्चे 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष के आयु की छात्रों की संख्या जो कि 48 है, इसकी संख्या कितनी 48 है, 48 है का 2/3 है, का 2/3 है। तो 48 का अगर मैं 2/3 कर देता हूँ, 48 का 2/3 कर दिया, 200 3 16 बार, 16 दूना 32 हो गया। तो इसकी संख्या देखिए कितनी हो जाएगी 32। अब यहाँ पर 100 के आधार पर सारे परसेंटेज डिक्लेयर्ड हो चुके हैं स्कूल में। थोड़ा जो जोड़ के देखिए, और जोड़ने पे 40 30 70 80 20 100 है, तो एग्जैक्टली 100 के बराबर हो गया। इसका मतलब छात्रों की संख्या आपको सोचनी ही नहीं, 100 ही होगी। छात्रों की संख्या इस पूरी कंडीशन में जाने के बाद 100 ही है, नहीं तो हम परसेंटेज से अपने हिसाब से सोचते, कुछ और डिसाइड करते। यहाँ पर संख्या आपकी 100 है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी ऐसा प्रश्न रहा करे तो इस आंकड़े को देखा करिए जो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे 20% है, तो 20% क्या होता है, 1/5 होता है। 5 से कटने वाली संख्या थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट में, जैसे 100 है, 200 है, 500 है, ऐसी कोई संख्या लेकर चलिए तो खुद ही कंफर्म हो जाएगा कि संख्या कितनी आएगी। मतलब यह जुड़ करके अगर 100 की तुलना में थी तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते थे कुल स्कूल में कितने बच्चे थे। आप ऐसा नंबर, ऐसा प्रश्न देख सकते हैं। भिन्न पर भी माना जा सकता है, इसको परसेंटेज से भी माना जा सकता है, लेकिन ठीक ठाक प्रश्न होता है। तो 5वें क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन आपका 100 ही है, जो ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये संख्या, ये जो डिवीजन का प्रश्न होता है बहुत बार पूछा जाता है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। किसी एक संख्या को 119 से जब विभाजित कर रहा था तो 19 शेष फल आ रहा था। कह रहा उसी संख्या को 17 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या आएगा। एक वर्ड में आंसर बता सकते हो आप लोग, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस समझ लीजिए कैसे किया जाता है, प्रोसेस सिस्टम क्या होता है। दरअसल जब हम किसी संख्या n को किसी एक संख्या x से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए a से डिवाइड करते हैं, बार b जाता है और रिमाइंडर r बचता है, तो इनका रिलेशन होता है n बराबर a b, मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस रिमाइंडर शेषफल बराबर वह संख्या हो जाती है। संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल वह संख्या हो जाती है। अब जैसे कहा है कि एक संख्या थी
जिसको जब मैंने 119 से भाग किया तो भागफल क्या गया मुझे नहीं पता है, मान लो x गया और शेषफल कितना आ रहा है 19 आ रहा है, तो वह संख्या n बराबर क्या होगी 119 x प्लस 19, ये संख्या हो गई। अब कह रहा है इस संख्या को आपको भाग करना है 17 से, 17 से भाग करना है, तो मैंने 17 से जब भाग किया तो 17 सत्ते 119, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, शेषफल 0, और 17 ने जब 19 को भाग किया तो शेषफल 2, 2 प्लस 0 रिमाइंडर एग्जैक्टली कितना होगा 2। ये पूरा प्रोसेस था, बट इतना प्रोसेस आपको लगाना नहीं है। सेकंड भाजक से पहले फर्स्ट भाजक को भाग करो, 17 सत्ते 119, मतलब यह पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया, खत्म हो गया। अब आप 17 से उस शेषफल को भाग करो सेकंड भाजक से, 17 1 के 17, 17 2 19, तो राइट सोल्यूशन देखिए कितना होगा, सी ऑप्शन होगा, 2 करेक्ट आंसर माना जाएगा। चाहे ऐसे सोचिए, थोड़ा इससे एक्सप्लेन हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हम कर क्या रहे हैं, बाकी मैंने सिस्टम आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वां नंबर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460, 6 वर्ष बाद 6690 रुपए हो जाती है, अनुमानित धनराशि ज्ञात करो, वह प्रिंसिपल क्या था। ये प्रश्न पढ़ाया गया है बैचेस में, जब हमने पढ़ाया और बहुत बार हमने पब्लिक प्रोग्राम पर भी इसको एक्सप्लेन किया है। जब भी कभी, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब भी कभी कोई पैसा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से चेंज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से परिवर्तित होता है, और ऐसी कंडीशन में आप लोग समझते चलिएगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब भी कोई पैसा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कन्वर्ट होता है और अलग अलग जो टाइम दिए होते हैं उन टाइम का अपना एक रिलेशन हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3 वर्ष बाद हमारा पैसा A1 हो जाए, ठीक है, और यही पैसा 6 वर्ष बाद A2 हो जाए। यहाँ पर एक चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो 3 साल और 6 साल का है यह आपको समान या सेम प्रोपोर्शनल टाइम गैप दे रहा है। प्रोपोर्शनल टाइम गैप मतलब यहाँ पर भी देख रहे हैं 3 साल का गैप है और यहाँ भी 3 साल का गैप है। अब यह 3 साल और 3 साल का गैप इसकी जो वृद्धि है उसको क्रमिक बना देती है, सतत बना देती है। इस समय आपको एक रिलेशन फॉलो करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि जिस रेशियो से अपना यह मूलधन, यही प्रिंसिपल है, A1 बना था, उसी रेशियो से अपना यह A1 A2 बन जाएगा। A1 क्या बन जाएगा A2। तो हम लिख सकते हैं कि A1 डिवाइड बाई P बराबर A2 डिवाइड बाई A1, आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। A1 डिवाइड बाई P इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बाई A1। तो आप देखिए जैसे अपना प्रश्न जो दिया था उसमें क्या क्या कहानी है कि 3 साल बाद यह पैसा अपना कितना हो गया था, 4460 हो गया था, जबकि यही पैसा 6 साल बाद 6690 हो गया। आपसे प्रिंसिपल पूछा था, तो जैसा मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं उसी पैटर्न पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हमने बताया कि A1 देखिए 4000, या आप एक सिस्टम समझिए, जैसे आपने अगर प्रोपोर्शनलिटी पढ़ा है इसके हिसाब से भी आपको दिख रहा होगा, A1 का A1 से जब गुणा होगा, A1 का जब A1 से गुणा होगा तो A1 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, A1 स्क्वायर बराबर P इंटू A2 होगा ना, P इंटू A2 होगा, मतलब बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर जो प्रोपोर्शनल का सिस्टम होता है, और सतत समानुपात जो सिस्टम होता है, बीच का वर्ग बाहर के दोनों पदों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आप अगर P का मान निकालना चाहते हैं तो आपको बीच का वर्ग जो है उसको सेकंड पद से डिवाइड कर देना है, A2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल निकालना है तो मैं लिखूंगा 4460 गुणे 4460 डिवाइड बाई 6690। आप इसको बस केवल यहाँ पर एक स्टेप, एक चीज हमारे लिए टफ थी, वो है डिवीजन। आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 6 6 9 है, 9 6 15, 15 6 21 है। देखिए काटने की स्थिति देखिए, यहाँ पर जैसे कटने की अगर सोचा जाए तो बहुत कैंसिल होने की कंडीशंस में तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिकली हल कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, और भाग करके अगर हम डिसाइड कर लेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा डी ऑप्शन, 2973.33 आएगा। इसको आपको प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा, चाहे पहले डिवाइड कर लें फिर मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लिकेशन कर ले, वर्ग कर ले, वर्ग करके फिर से हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर दें। इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर एग्जैक्टली आ जाएगा, और आप लोग इसका उत्तर 2973.33 लगा सकते हैं। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, 7वें प्रश्न का करेक्ट हल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमेशा इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहा है जो डिस्ट्रीब्यूशन आधारित है। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। 3 साझेदार हैं, एक का नाम P, दूसरे का Q, तीसरे का R। एक व्यवसाय शुरू करते हैं, व्यापार प्रारंभ करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। P संबंधित है Q से। फिर देखो, Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। Q का संबंध R से है। एक वर्ष के अंत में 27,500 रुपए के कुल लाभ में R का हिस्सा आपको बताना है। तो यहाँ पर 3 जो व्यक्ति हैं उनको इस हिसाब से रखिए
कि इनके रिलेशंस डिक्लेयर हम कर सकें। पी क्यू आर लिखा है, पी क्यू आर देखो कैसे संबंधित है, पी की पूंजी का 2 गुना, पी की पूंजी का 2 गुना, जैसे क्लियर समझिएगा 2p, हाँ मतलब या ऐसे सोचिएगा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। मतलब लिखा जा सकता है 2p बराबर 3q ना। इसका अर्थ है कि p और q का अगर रेशियो बनाए तो 3:2 होगा, अर्थात p का मान अगर 3 होगा तो q का मान 2 होगा। क्लियर। दूसरी तरफ q की पूंजी r की पूंजी के 4 गुना के बराबर है, q बराबर 4r है, अर्थात q डिवाइड बाई r बराबर 4:1 है। तो q का मान अगर 4 है तो r का मान कितना है, 1 है। आपको इन तीनों के बीच का अनुपात डेवलप करना होगा, और कैसे डेवलप होगा उसको समझिए। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, बराबर कैसे होगा, अगर हम इसको 2 से गुणा करें तो इसको किया तो इसको भी करना होगा, मतलब इनका जो रेशियो होगा 6, 4 और 1 का अनुपात होगा, 6, 4, 1 का, मतलब 6 हिस्सा अगर p का है तो q का 4 हिस्सा है, r का 1 हिस्सा है। टोटल पैसे कितने हैं, 27,500। अनुपाती पदों को जोड़े, 6, 4, 10, 1, 11, 11 बराबर 27,500। तो 1 बराबर क्या होगा, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 2500। और हमसे r का हिस्सा पूछा था, जो r ही तो 1 है, तो 1 इज इक्वल टू r है, तो r बराबर 2500, जो कि सी ऑप्शन आपके सामने है। तो सी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, 2500 करेक्ट हल है। तो 8वें प्रश्न को हम लोग यहाँ पर लॉक कर सकते हैं 2500 करेक्ट सोल्यूशन के रूप में। ठीक है, तो 8वां आपका 2500 है। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, ऐसे प्रश्न देखिए मिलते हैं। औसत भी खूब अच्छे से आपने पढ़ा था। देखिए 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसको देखिए अच्छे से कंफर्म करिए। 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल हल कर सकते हैं, और एक दूसरा एक ट्रिक भी होता है जो मैंने बताया है, उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। पहले आप समझिए, आपको यहाँ लिखना चाहिए ऐसे प्रश्नों के लिए संख्या, और यहाँ लिखना चाहिए औसत। कभी कभी क्या होता है कि हमें ट्रिक नहीं समझ में आता है, उस समय जब हम परीक्षा में होते हैं तो ट्रेडिशनल पैटर्न ही हमारे काम आता है। अब जैसे इसमें समझो 6 संख्या थी, औसत कितना था, 3.75। 6 संख्या थी, औसत 3.75 था। इस 6 में पहले 2 का औसत, जैसे आप ऐसे थोड़ा सा इसको समझेंगे तो ज्यादा क्लियर आपको आएगा। जैसे हमारे पास 1 से लेकर 6 तक की संख्या थी, 1 से लेकर 6 तक की संख्या थी, इनका जो एवरेज था वो आपका 3.75 था। अब इनमें आपने देखा कि प्रारंभ की दो का जो एवरेज है वो कितना है, 2 का औसत 3.2 है, 3.2 है। अगली 2 संख्याओं का औसत कितना है, 3.55 है। अब ये जो 2 बच रही हैं, इन्हीं का औसत आपसे पूछा है, इन्हीं का औसत आपसे पूछा है। देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहला, अगर आप एकदम ट्रेडिशनल कर रहे हो तो आपको 6 का इससे गुणा करना चाहिए योग के लिए। ठीक है, योग आएगा तो कितना होगा, 6 पंचे 30, 6 सते 42, 42 3 45, 5 हासिल 4, 6 3 18 4 22, 22.50। इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करिए, 6.4 हुआ। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 11, 2 3 6 7, 7.1 इसका जोड़ हुआ। दोनों को जोड़िए, देखिए कितना होता है, 7 6 13, 13.5 हुआ। अब 13.5 इसमें से घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे तो आपका इधर तो 0 ही हो जाएगा। 22 से 13 कितना होता है, 13 आपका जो है 9, 13 9 22, 9 हो जाएगा। अब 9 का क्या कर दो, क्योंकि यह 9 जो है इन दोनों का योग है, इन दोनों का योग है, 2 लोग हैं, तो 9 बटे आप 2 कर दीजिए, तो बची संख्याओं का औसत 4.5 है। 4.5 देखिए बी ऑप्शन जो आपका लिखा हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यही इसका औसत होगा। बट एक चीज और हम कर सकते थे, वो क्या कर सकते थे, जैसे ऐसे लिखते कि 6 का औसत कितना था, 3.75। 2 का औसत कितना था, 2 का औसत था 3.2। अगली 2 का औसत कितना था, 3.55। आप इसमें देखो एक दिमाग लगा सकते थे, इससे भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता। जैसे आप ये चेक करो कि यह 3.75 से कितना कम है, बोलिए कम है ना, कम है तो माइनस में लिखिए, 5 और 5, 0.55, 0.55 कम है कि नहीं, यस। इसकी बात किया जाए तो यह कितना, ये भी कम ही है, और कितना कम है बताएं, 0.2, 0.20। तो आपने देखा कि यह मान इससे 0.55 कम है, यह मान इससे 0.20 कम है, क्योंकि ये दोनों सेम है, इक्वल है, और ये अलग अलग होते हैं तो अलग अलग मल्टीप्लीकेशन करना होता है। अभी ये दोनों अगर इक्वल है तो इन दोनों को ऐसे ऐड कर लो, नेगेटिव में वैल्यू आएगी 0.75। 0.75 अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.50 आएगा, 1.50 माइनस में है। अगर हम इन मिसिंग नंबर को फाइंड करना चाहते हैं, अर्थात इनके हम वैल्यूज को, दरअसल जो अभी मान आएगा इनका औसत आएगा। अभी देखिए आप 1.50 इनसे घटा दीजिए,
तो इसका मान आया 2.25 घटाने पर। अब क्योंकि ये तो उनका क्या है, उन संख्याओं का जिनको हम पता करना चाहते, दरअसल हमसे उन संख्याओं का औसत पूछा है, यह 1 का मान आया। आप इसको 2 से गुणा कर दो, या 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमने पता कर रखा था। तो इसका राइट सोल्यूशन देखिए 4.5 होगा। आप लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं, सही उत्तर आपके सामने है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, दोनों सही है। जहां तक कभी कभी किसी प्रश्न में ज्यादा इफेक्टिव होगा, किसी किसी प्रश्न में वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों को अच्छे से क्लियर करिए। ये 9वां हो गया आपका। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पर आइए। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। करेक्ट। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, कि मूल कीमत अगर लिया जाए तो उस पर लाभ परसेंटेज क्या होगा। कंडीशन आपने समझा कि यहाँ पर प्रश्न क्या डिमांड आपसे कर रहा है, दोनों चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। जैसे आपसे कहा गया कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने से व्यक्ति को 10% की हानि हो जाती है, जो मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एग्जैक्टली आप समझिए तो क्लियर होगा। जैसे आप जो उसकी कीमत है उसके 2/3 पर बेच रहे हैं, तो कीमत को आप एक संख्या मान लो, जैसे 3 से कटने वाली एक संख्या मान सकते हैं। 3 से कटने वाली संख्या मान लो हमने 300 मान लिया, 300 हमने उसकी मूल कीमत मान लिया। उसके 2/3 करिए तो कितने पर बेची गई, 200। 200 में बेचने से क्या होता है बताइए, 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है, और 10% की हानि का मतलब क्या होता है बताइए, 90%। अगर हम मूल कीमत को 100% माने तो यह 90% के बराबर होता है। कितने के, 90% के। तो 90% के बराबर है, तो इसका मतलब ये 200 का मान कितना है, 90% के बराबर है। अब आपसे कहा है कि मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, अगर हम मूल कीमत पर बेचें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अर्थात जैसे हमने कहा कि अगर हम 90% को, अब एक चीज आप लोग खुद ही सोचेंगे तो क्लियर होगा। दरअसल जो मूल कीमत है कितनी है बताएं, 300। 300 का 2/3 किया तो कितना आया, 200 आया। 200 में बेचने पर क्या हो रहा है, 90% का लाभ। तो हमने कहा 90% यदि 200 के बराबर है तो 300 किसके बराबर है, ये बताइए। 300 किसके बराबर है, ये हम लोग को डिसाइड करना है। अभी जैसे आप इसको डिसाइड करना चाहते, देखिए 0 0 खत्म हो गया। अभी इसको आप कर देंगे तो 45 हो जाएगा। 45 को 3 से गुणा किया 135 हो जाएगा। अब जैसे ये वैल्यू 10% की हानि थी, तो इसका मतलब 90% था। अगर यह 90% मतलब 100 में से 10 घटता है तो 90 माना जाता है। अब यह 100 से कितना ज्यादा है बताइए, 100 से यह ज्यादा है 35। इसका मतलब इसमें कितने परसेंट का लाभ है, 35% का लाभ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 35% का लाभ एग्जैक्ट सोल्यूशन इस 10वें क्वेश्चन का आप लोग मान सकते हैं। 11वें पर आइए। अब जैसे देखिए आपसे एपी का क्वेश्चन पूछा गया है और हर शिफ्ट में पूछा गया है। आपको एक पैटर्न दिया है 26, 20, 14, 8 एंड सो ऑन। 21वां पद हमसे पूछ रहा है कि इसका 21th पद क्या होगा। 21वां पद क्या होगा ये आपको बताना है। 21th टर्म। आप पहली चीज ध्यान से सोचिए इस टर्म के बारे में, सीक्वेंस के बारे में। कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है, फिर कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है, फिर कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है। यह जो क्रमिक डिफरेंस है, क्रमिक परिवर्तन है, क्रमिक कमी है, यह पदांतर है, मतलब एक तरह से पदों का अंतर है, जिसे सार्वंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और जब कभी पदों का अंतर सेम होता है तो उसी को हम लोग यहाँ पर, उस श्रेणी को या सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। एपी को लेकर के खूब डिटेल अच्छे से कर लेना, क्योंकि एपी का प्रश्न यहाँ पर जरूर अब की बार ठीक ठाक स्टैंडर्ड पर पूछा जाएगा। इसमें पहला पद आपका 26 है, कॉमन डिफरेंस आपका -6 आया, और इसने पूछा कि कौन सा पद, 21वां पद ज्ञात करो कि 21वां पद क्या होगा। मैं एक बात आपको कंफर्म कर दूं, कभी भी अगर एपी होगी तो एपी के पद देख लीजिए। पहला पद ए, दूसरा पद a+1d, तीसरा पद a+2d, चौथा पद a+3d, पांचवा a+4d, छठा a+5d, सातवां a+6d, आठवां a+7d, 20वां a+19d, 21वां a+20d, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जैसे आपसे हम कह रहे हैं 21वां पद, इसका मतलब a+20th d, a का मान कितना है 26, प्लस 20 लिखिए और d की जगह -6, तो हम लिखेंगे 26 माइनस कितना 120। अब माइनस में वैल्यू आएगी, 10 से 6 4 होता है, और यहाँ पर 2 या 1 बचेगा ना, 11 से 2 9 होता है, तो -94 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, जो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 21th टी, मतलब 21th टर्म, और कितना लिखा जाएगा a+20d, तो -94 सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, -94 इस प्रश्न का करेक्ट हल सामने है।
इसका अगला प्रश्न देखिएगा 12th। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। इसमें हेक्टेयर को अलग से सोचना पड़ता है क्योंकि मीटर स्क्वायर अलग होता है, हेक्टेयर अलग होता है। और लिखा है देखो, एक हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। पर 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने का लागत हमको बताना है। ये वृत्ताकार मैदान है, वृत्ताकार मैदान है। ए इसका सेंटर है, ए इसकी रेडियस है। इसका जो क्षेत्रफल है आपको 13.86 हेक्टेयर दिया गया है। 3.2 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत हम लोगों से पूछ रहा है, कितना लागत टोटल लग जाएगी। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाड़ लगाना मतलब बाड़ कहाँ पर, सरफेस पे तो लगेगा नहीं, बाड़ कहाँ पे लगेगी, बाउंड्री पर लगेगी। ये बाउंड्री जो है यही बाड़ लगा रहा है। इसके लिए हमें इसकी क्या चाहिए, परिधि चाहिए। परिधि सरकमफेरेंस अंग्रेजी में कहलाती है। और इसकी जो वैल्यू या फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। हमें इसके लिए रेडियस चाहिए, बिना रेडियस के पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको एरिया दे रखा है। एरिया कितना दिया, 13.86 हेक्टेयर है। अब चाहे तो इसको अगर हम 0,000 से मल्टीप्लाई अर्थात 10,000 से गुणा कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि मान कितना हो जाएगा, यह मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। करेक्ट है, आप कर सकते हैं। आप इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1386, 4 जीरो बढ़ाइए 10,000 होता है, 2 दशमलव लग जाएगा, 2 स्थानों पर यहाँ पे लगा है तो ये 138600 होगा। पहले से करके मतलब डिसाइड करके भी हो सकता था। अब ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर जो है 138600 लिख देते हैं। पाई का मतलब 22/7 गुणे आर स्क्वायर। अब यहाँ 138600 है, 11 दूना 22 होता है, 11 के 11 2 8, 11 दूना 22, 22 6 28 होता है, 6 6 11 6 के 66 00 हो गया। 2 से फिर डिवाइड कर दे, 2 छंगे 12, 2 3 6, आपके पास हो गया 00। आर स्क्वायर देखो एग्जैक्टली कितना होगा पता है, 6300 है ही है, गुणे 7 कर दे, गुणे 7 जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट कर देते हैं। 63 को हम 100 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 7 गुणे 900 गुणे 7 ऑलरेडी है। तो एक पेयर तो 7 का यहीं से निकल जाएगा, 7 होगा। जैसे हम रेडियस अगर निकालना चाह रहे हैं तो रेडियस अपना 7 गुणे इसका वर्गमूल 30 होगा, 210 आ जाएगा। रेडियस कितना हो गया, 210 मीटर हो गया। अब रेडियस कंफर्म हो गया तो हमको बाड़ लगवाना है, तो बाड़ के लिए अपने को सरकमफेरेंस चाहिए। तो टोटल हमारा जो सरकमफेरेंस अर्थात परिधि होगी वो 2 गुणे 22/7 गुणे रेडियस कितना आया 210। ये तो भैया मीटर ये टोटल बाड़ की लेंथ होगी, बट हमको इसका कॉस्टिंग भी डिसाइड करना है। तो कॉस्ट डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट आपको जो लिखा है 2 गुणे 22/7 गुणे 210 गुणे रेट देख लो 3.2 रुपए प्रति मीटर, 3.2 से और गुणा करना होगा। अब ये जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन होगा यही टोटल पैसे लगेंगे बाड़ लगवाने के लिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 तरीके का 30 हो गया। इसका दशमलव अगर हटाएंगे, आप दशमलव हटाने का मतलब आप समझ रहे, नीचे एक जाएगा ऐसे ही और जाएगा तो इसका एक जीरो ऐसे खत्म कर देगा। ठीक है, जीरो खत्म हो गया। अभी बाकी मल्टीप्लिकेशन करो और अंत से भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन अंत में डाउट थोड़ा सा 8 को लेकर के है। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, जैसे 22 दूना 44 है गुणे 32 तिया 96 है, 32 या 96 है। अभी 6 चौके 24 है, अंत में 4 है तो ये 4224 ही होगा। अंत में 4 एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर सकता है। इसके लिए डी ऑप्शन 4224 ही टोटल कॉस्टिंग होगी, अर्थात 4224 रुपए टोटल बाड़ लगवाने में खर्च आएगा। ये हो गया 12th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, डिसाइड करिएगा। एक लड़का जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले एक वर्गाकार मैदान देख लीजिए जिसकी सभी भुजाएं बराबर है और सबकी लेंथ कितनी है, 25 है। ए भी 25 है, ए भी 25 है, ए भी 25 है, ए भी 25 है, सभी भुजाएं 25 है। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर। अच्छा आप ये बताइए, अगर 25 मीटर की गति वाले वर्गाकार मैदान के इस तरफ से शुरू करता है चलना, यहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है, यहाँ पहुंच के फिर रिटर्न हो जाता है, तो उसने उसके परिमाप के बराबर लेंथ को कवर किया, पूरी बाउंड्री को कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस जो उस बच्चे ने कवर किया है वो कितनी होगी बताइए। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 25 गुणे 4, ये हो जाएगी टोटल लेंथ। लेकिन ये मीटर है, क्या है, मीटर है, मतलब 100 मीटर की दूरी उस बच्चे को तय करनी है। और किस गति से, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी स्पीड है। स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब ये स्पीड से अगर वह इस गति को इस दूरी को तय करना चाहता है 100 मीटर को, तो पहला काम इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखना पड़ेगा। याद रखना, कभी भी अगर किलोमीटर प्रति घंटे है और उसको आप मीटर पर सेकंड में लिख रहे हैं तो आपको 5/18 से मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो हमारे पास यही है 9 गुणे 5/18, 9 दूना 18 होता है, ये 5/2 हो गया। अब 5/2 से केवल भाग कर दो, काम हो जाए। जैसे हम अगर समय निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी अपनी 100 है और चाल है 5/2, 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे, 5 विषम में 20 दूना 40 सेकंड कुल टोटल वक्त लगेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी 40 सेकंड। राइट सोल्यूशन 13वां नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 13वां नंबर कंप्लीट हो गया है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 14 नंबर देखिएगा, 4 लड़के हैं 6 लड़कियां हैं, 4 लड़के हैं 6 लड़कियां हैं, एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का प्रश्न था, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उस काम को 8 दिनों में पूर्ण कर सकते थे। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते थे। यहाँ पर जैसे मेन पावर, मेन वीमेन, चिल्ड्रन वाले कॉन्सेप्ट के प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले 4 लड़के 6 लड़कियां, ठीक है, 4 बॉयज प्लस 6 गर्ल्स, जिस काम को 10 दिन में कर लेते थे उसी काम को 6 लड़के और 4 लड़कियां कितने दिन में कर पाती हैं, 8 दिनों में कर लेती हैं। ठीक है, एक रिलेशंस बन जाएगा, एक रेशियो डेवलप होगा, क्षमता का अनुपात क्रिएट होगा दोनों का। 2 पंचे 10, 2 चौके 8। देखिए 5 से डिवाइड कर 5 चौके 20 बॉयज प्लस 5 चंगे 30 गर्ल्स बराबर 6 चौके 24 बॉयज प्लस 4 चौके 16 गर्ल्स। अब बॉयज को एक तरफ कर दीजिए, अगर ये 20 जाके घटेगा तो 4 लड़के बराबर इधर आके आएगा तो कितना होगा, 14 लड़कियां। 4 लड़के बराबर 14 लड़कियां, क्योंकि 16 घटेगा 30 से तो 14 ही आएगा। 2 दूना 4 होता है, 2 सते 14 होता है। अगर मैं बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो बनाऊं तो ये देखिए, गर्ल्स इधर इधर 7:2 का अनुपात होगा। मतलब 7 काम अगर लड़के करते हैं तो 2 ही काम लड़कियां कर पाती है एक यूनिट समय में। यही उनकी क्षमताओं का रेशियो डेवलप होता है। अब जैसे इस प्रश्न में हमसे कहा था, जिस काम को लोग इस कंडीशन में करते थे उसी काम को मुझे कराना है 4 लड़के और 2 लड़कियों को मिलाकर अगर हम कराना चाहते तो कितने दिन में काम पूर्ण हो जाएगा। अब जैसे आप इनमें से कोई ग्रुप उठा लो, पहला उठा लो, दूसरा उठा लो, आपकी मर्जी। मैंने कहा 4 लड़के प्लस 6 लड़कियां जिस काम को 10 दिन में कर लेते थे उसी काम को 4 लड़के प्लस 2 लड़कियां कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, यही प्रश्न है, कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। अब लड़कों का काम आप देख रहे हैं कि एक लड़का 7 काम करता है, एक लड़की 2 काम करती है। तो 4 लड़का 4 सते 28 काम, 6 लड़की 6 दूना 12 काम, ऐसे रहने दीजिए, गुणे कर दो 10। यहाँ पर आई 4 लड़का 4 सते 28 काम, 2 लड़की 2 दूना 4 काम, गुणे कितना कर दो, डी ए है। अब आप चेक करिए, देखिए क्या होता है। 28 12 क्या होता है, 40 गुणे 10 बराबर 28 4 कितना होता है, 32 गुणे डी। 8 चौके 32 होता है, 8 पंचे 40 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 पंचे 10, 25/2। 25/2 अर्थात 12.5 दिन। फिलहाल यहाँ पर डायरेक्ट 25/2 लिखा है, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। इस काम को अगर इस कंडीशंस में हम कराते हैं तो कुल 25/2 दिनों का वक्त लगता है, काम हमारा पूरा डन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आपको आई होप ये समझ में बातें आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक आपके पास सरलीकरण का भी प्रश्न आया था, ओरल टाइप का था, देख लीजिएगा आप लोग। बॉडमास का नियम लगेगा, 3 टर्म में चीजें मुझे दिख रही हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। 3 से इसको डिवाइड कर दे 40 हो जाएगा। ठीक है, 8 त्रिक 24 होगा, माइनस 40 होगा, तो पहला काम 40 से जाएगा, 24 राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर 24 राइट सोल्यूशन होगा, जो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं दे रहा होगा। 16 नंबर देखिएगा, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में डबल होती है। जैसे पहले मिनट अगर 1 सेब है तो दूसरे मिनट 2 सेब, तीसरे मिनट 4 सेब, चौथे मिनट 8 सेब, 5वें मिनट 10 सेब, इस तरह से होती है, डबल होती है, हर मिनट डबल हो जाती है। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में दुगनी होती है यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है। 1 घंटा मतलब पहले मिनट 1 सेब अगर है तो दूसरे मिनट 2 सेब है, तीसरे मिनट 4 सेब है, चौथे मिनट 8 सेब, ऐसे 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 होती चली जाती है। कह रहा है कि एक टोकरी, अब कितना देखो, जैसे हमारे पास हम तो इस हिसाब से 1 2 लेकर के चल रहे हैं, बट हो सकता है पहले मिनट 10 सेब आए, दूसरे मिनट 20 हो जाए, तीसरे मिनट जो है आपका 40 हो जाए, ऐसे बढ़कर जा रहा हो। हमको क्या पता कैसे क्या हो रहा है, लेकिन ये पता है
जैसे टोकरी भरेगी कभी, देखो ये टोकरी है, ये टोकरी है मान लीजिए, पहले मिनट देखो ये भरा, दूसरे मिनट ये भरा डबल हुआ, तीसरे मिनट ये डबल हुआ। जब 60 मिनट में डबल पूरा कंप्लीट हो जाती है 60 मिनट में, तो 60 मिनट में कंप्लीट हुई, तो जब यहाँ 59 मिनट पे टोकरी जितनी भरी थी, 59 से 60 मिनट होने पर जितना ये पार्ट था उसका डबल ही होगा ना। तो आपसे जैसे प्रश्न में पूछा गया है टोकरी कब आधी भरी थी, टोकरी 59वें मिनट पर आधी भरी थी, तभी तो आधे का दूना पूरा हो गया अगले मिनट में। हर मिनट में डबल होता है, तो अगर 59 मिनट में आधी रहेगी तभी 60वें मिनट क्या होगा, पूर्ण होगा। मतलब यहाँ पर प्रश्न जो पूछा था कब आधी भरी थी, तो हम कहेंगे 59 मिनट पर टोकरी क्या थी, आधी भरी थी। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 59 मिनट होगा, जो आप लोग 16वें का करेक्ट आंसर देख रहे हैं। और इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही प्रश्न है, सरलीकरण का प्रश्न आपसे बीच में लास्ट में पूछ लेता, और मैथमेटिक्स अर्थात अरिथमेटिक पार्ट का यह लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से कैसे कर सकते हैं। 108 भागे 36 है गुणे 1/4 है, प्लस 2/5 है गुणे, अब इसको भी उसी टाइप से सोचिए, बॉडमास के हिसाब से पहले डिवीजन होगा, 36 इसको डिवाइड करेगा 3 आएगा, 36 तरीके 108 होता है, यह 3/4 हो गया, प्लस 2/5 है, ठीक है, गुणे, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये टर्म अलग है, जैसे आपने इसको देखा कि यहाँ 3, मतलब अगर ऐसे सोचिए, 1 मिनट थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, फिर से देखते हैं, इसको सोचो तो यह 2 भाग में, एक भाग ये है, एक भाग ये है, ठीक है। अब पहले भाग को अगर आप हल कर रहे हो तो आपको 36 तरीके 108 करना होगा, 3 गुणे 1 करिए, 3/4 होगा, प्लस इसको देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3 चौके 12, एक 13/4 है, और इसका गुणा करिए 2/5 से, 2/5 से, 2 1 के 2, 2 दूना 4 होता है, मतलब ये 13/10 हो गया, 13/10 यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 4 और 10 का एलसीएम 20 होता है, 4 पंचे 20, 5 15, 10 दूना 20, 13 दूना 26, 26 10 46, 36 36 5 41, 41/20 है, तो आप इसको 20 दूना 40, 1 41, 2 सही 1/20 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। यह वीडियो जो 17 फरवरी का पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 कंप्लीट अरिथमेटिक कोड हुआ, अच्छे सभी प्रश्नों को रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, डेली कनेक्ट रहिए, ठीक है। अपने फीडबैक भी हमें दीजिए, आज क्योंकि आप जुड़ रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने फीडबैक जरूर दें, हम अपनी तैयारियों को कैसे और आगे बढ़ाएं, क्या आप लोगों को उम्मीद है, क्या किस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या नहीं समझ पा रहे चीज़ें, उसको जरूर क्लियर करिएगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और डेली कनेक्ट रहिएगा तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। मेरी तरफ से इतना ही, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का ग्रुप है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि मैथ्स रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी को, इन पीडीएफ्स को, इन वीडियोस को हम आपको डेली का डेली प्रोवाइड करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।